Namaskar, Unit 1, Day 6. We will start with the revision of yesterday's topic, and the topic of yesterday was domestic territory of a country and normal resident of a country. So, what is important? First point, Indian Embassy किसी भी देश में हो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही पार्ट होगी। इसी तरह से इंडिया में स्थित किसी भी दूसरे देश की एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी। दूसरे देशों में स्थित भारतीय बैंक और कंपनी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होते हैं, क्योंकि वहां पर स्थित भारतीय बैंक और कंपनी दूसरे देश की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट करते हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। फोर्थ, भारत में स्थित विदेशी बैंक और कंपनी भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होते हैं। भारत में अगर कोई विदेशी बैंक है, जैसे सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, या फिर कोई विदेशी कंपनी है जैसे फोर्ड, एलजी, सैमसंग, तो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का ही हिस्सा होंगे। Now, two important points about the normal resident of a country. दूसरे देशों में स्थित भारतीय बैंक और कंपनी भारत की सामान्य नागरिक होते हैं। अगर दूसरे देश में कोई भारतीय बैंक है या कंपनी है, वो भारत के ही सामान्य नागरिक होंगे। लास्ट पॉइंट, भारत में स्थित विदेशी बैंक और कंपनी भारत के सामान्य नागरिक नहीं होते हैं। अगर भारत में कोई विदेशी बैंक है या कंपनी है, तो वो भारत के सामान्य नागरिक नहीं है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट है कि भारतीय बैंक और कंपनी जो दूसरे देशों में है, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं, लेकिन वो भारत के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। इसी तरह से विदेशी बैंक और कंपनी जो कि भारत में है, वो भारत की डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा है, लेकिन वो हमारे सामान्य नागरिक नहीं है। Now, there are some questions based on the concept of domestic territory and normal resident. First question is, give an example of a person who is staying in India for a period of more than 1 year, but still he is treated as non-resident. एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में 1 से अधिक साल से रह रहा है, लेकिन उसे नॉन रेजिडेंट माना गया है, ऐसा एग्जाम्पल हमें देना है। आंसर, पर्सन who is residing in India for medical purpose or studying purpose. Second example, an American who is working in American embassy in India. Second question,
Differentiate between domestic territory and normal resident of a country. Domestic territory refers to the area administered by the government of a country within which the person, goods and capital circulate freely. मीन्स जहां पर हमारी गवर्नमेंट की चलती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन है. नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू द पर्सन who is normally resides in a country and whose economic interest lies in that country. In next question, we have to identify which of the following falls under domestic territory of India. We have 4 options. First, Russian embassy in India. Russian embassy, although it is situated in India, but it is not a part of domestic territory of India. A company located in USA owned by an Indian. एक कंपनी है जो यूएसए में है, उसका मालिक इंडिया है, इंडियन है, तो ये कंपनी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले वाली स्लाइड में भी हमने देखा था कि अगर कोई कंपनी या बैंक दूसरे देश में है, चाहे उसका मालिक इंडियन है, तो वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी. नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ एसबीआई इन यूके. नो, इट इज नॉट included in domestic territory of India because this branch of SBI is situated in UK. Next, branch of foreign bank in India. Yes, it is the part of domestic territory of India, क्योंकि यहां पर विदेशी बैंक भारत में स्थित है. In next question, we have asked about the same options, but now we have to identify the normal resident. First, Office of WHO, World Health Organization, located in India. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी देश में स्थित हो, वो उस देश की ना तो डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा होती है और ना ही नॉर्मल रेजिडेंट होती है. तो फर्स्ट, ऑफिस ऑफ WHO located in India is not a normal resident of India. हाँ, अगर इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, इस ऑप्शन में, an Indian working in office of WHO located in India, then that Indian will be the normal resident of India. B option, border workers of Nepal who daily cross the border to work in India. नेपाल के वो वर्कर्स जो डेली बॉर्डर को क्रॉस करते हैं भारत में काम करने के लिए, तो ये भी भारत के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो स्टे है वो 1 साल से कम. सी, इंडियन ऑफिशियल्स working in Indian embassy in China.
इंडियन ऑफिशियल्स हैं, ये इंडियन एम्बेसी में काम करते हैं। कहां पर सिचुएटेड है? चाइना में। तो ये इंडियन ऑफिशियल भारत के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे। नेक्स्ट, अमेरिकन वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया, नो, ही इज नॉट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो जब नॉर्मल रेजिडेंट की बात आए उस समय हमें फोकस करना है पर्सन or institution who belongs to India. Now we will start today's topic that is based on yesterday's concept, domestic income and national income. Domestic income is the sum of factor incomes earned or generated within the domestic territory of a country, whether by its residents or non-residents. Domestic income, जिसके लिए नोटेशन है NDP@FC, वो इनकम होगी जो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो, चाहे जनरेट करने वाला कोई भी हो। इंपॉर्टेंट, फॉर डोमेस्टिक इनकम द एरिया और प्लेस इज इंपॉर्टेंट। जैसा मैंने अभी कहा, डोमेस्टिक इनकम के लिए हम एरिया और प्लेस देखेंगे जहां पर वो इनकम जनरेट हुई है। ये मैटर नहीं करता कि वो किसने जनरेट की है। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स। इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया, एंड अनदर साइड not included in domestic product or domestic income of India. यहां पर हम समझेंगे कि किस इनकम को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाएगा और किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जब हम इन एग्जाम्पल्स के ऊपर फोकस करेंगे तो हमारा ध्यान ये होना चाहिए कि वो इनकम जनरेट कहां पर हो रही है। फर्स्ट एग्जांपल, प्रॉफिट अर्न्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन इंडिया। माइक्रोसॉफ्ट ने कहां अर्न किया प्रॉफिट? इंडिया में किया, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में किया, देयरफॉर इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ India. In right hand side, first option, profit earned by Tata Industries in UK. यहां पर टाटा इंडस्ट्री चाहे इंडिया की है, लेकिन प्रॉफिट अर्न कहां पर किया? यूके में किया। Therefore, this Tata Industry in UK is not included in domestic territory of India, therefore not included in domestic income. Second example, profit earned by branch of foreign bank in India. वो फॉरेन बैंक कहां पर है? इंडिया में है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में है। तो ये इनकम, ये प्रॉफिट हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है। सेकंड एग्जांपल, इन राइट हैंड साइड, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ एसबीआई इन इंग्लैंड। एसबीआई की ये ब्रांच इंग्लैंड में स्थित है,
therefore not falls under the domestic territory of India, and this profit is not included in domestic income of India. Third, salaries paid to Japanese working in Indian embassy in Japan. हमने जैसे किया था रिवीजन में कि इंडियन एम्बेसी चाहे किसी भी देश में हो, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, और यहाँ पर ये जो सैलरी है ये इंडियन एम्बेसी में जनरेट हुई है, तो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट। थर्ड एग्जांपल इन राइट हैंड साइड, salaries paid to Indian residents working in USA embassy। यहां पर जो इनकम जनरेट हुई है वो यूएसए एम्बेसी में हुई है, और यूएसए एम्बेसी तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होती। Therefore, this salary of Indian is not included in domestic income of India. Fourth, rent paid by Indian embassy। रेंट किसने पे किया? इंडियन एम्बेसी, और जहां पर इंडियन एम्बेसी आया वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगी, चाहे वो किसी भी देश में है। इस एग्जाम्पल में चाइना की हम बात करें कि इंडियन एम्बेसी चाइना में स्थित है, वहां पर वो जो रेंट पे करती है, तो ये इंडियन एम्बेसी जहां पर ये रेंट की इनकम जनरेट हुई है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी इनकम में इंक्लूड होगी। फोर्थ एग्जांपल इन राइट हैंड साइड, रेंट पेड बाय जापानीज एम्बेसी इन इंडिया टू एन इंडियन रेजिडेंट। यहां पर जो रेंट इनकम जनरेट हुई है दैट इज जनरेटेड इन जापानीज एम्बेसी, और जापानीज एम्बेसी चाहे कहीं पर भी स्थित है, अगर वो इंडिया में है तो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट तो नहीं होगी, इसलिए ये इनकम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं है। लास्ट, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन रेजिडेंट्स फॉर देयर बिल्डिंग रेंटेड आउट टू फॉरेनर्स इन इंडिया। यहां पर कंसेप्ट अलग है, यहां पर इंडियन ने बिल्डिंग किराए पर दी है, फॉरेनर को दी है, तो ये हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। इन राइट हैंड साइड फिफ्थ पॉइंट, रेंट रिसीव्ड बाय इंडियन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन रशिया। यहां पर ये जो बिल्डिंग है ये इंडिया में न होके रशिया में है, तो ये जो बिल्डिंग का किराया है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट नहीं हुआ, तो हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। तो जब भी हमें आंसर देना है whether the following will be included or not included in domestic income of India, then we have to write include or not included with reason, and reasons should be generated in domestic territory of India or not generated in domestic territory of India. That's all. Next slide is about national income, and the notation for national income is NNP at FC.
net national product at factor cost. And national income is the sum of factor incomes earned by normal residents of a country, whether in its domestic territory or outside it. यहां पर हमारा फोकस रहेगा कि इनकम जनरेट किसने की है, कहां पर की है, डजंट मैटर। जैसा कि इंपॉर्टेंट में लिखा गया है, फॉर नेशनल इनकम द पर्सन और इंस्टीट्यूशन इज इंपॉर्टेंट who has generated the income. It is not important where it is generated. यहां पर हमें पर्सन को देखना है, इंस्टीट्यूशन को देखना है कि किसने इनकम को जनरेट किया है। इनकम वेजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट की फॉर्म में हो सकती है। यहां पे प्रॉफिट 2 बार लिखा गया गलती से, एक बार रेंट लिखा जाना था। Now there are some examples of national income, and these examples are about whether the following will be included or not included in the national income of a country. In left hand side, first point, profit earned by an Indian company in England. जैसा कि मैंने आपको कहा, नेशनल इनकम के लिए हमें ये देखना है कि वो इनकम जनरेट किसने की है। यहां पर प्रॉफिट इनकम जो जनरेट की है वो इंडियन कंपनी ने की है, तो इंडिया की नेशनल इनकम का पार्ट होगी, चाहे उसने कहीं पर भी की है, डजंट मैटर। इन राइट हैंड साइड, फर्स्ट एग्जांपल, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनी इन इंडिया। यहां पर एक फॉरेन कंपनी है, चाहे वो एलजी है, चाहे सैमसंग है, चाहे फोर्ड है, चाहे जनरल मोटर्स है। उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है भारत में, वो हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि फॉरेन कंपनी हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। जैसा हमने कल के लेक्चर में किया था कि फॉरेन कंपनी या फॉरेन बैंक उसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट होंगे जहां पर वो ओरिजिनली और लीगली कॉन्स्टिट्यूट हुए हैं। सेकंड एग्जांपल, इन लेफ्ट हैंड साइड, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। प्रॉफिट अर्न किसने किया है? एसबीआई की ब्रांच ने किया है, और एसबीआई की ब्रांच चाहे किसी भी देश में हो, हमारे देश की नॉर्मल रेजिडेंट होगी, तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। सेकंड एग्जांपल, इन राइट हैंड साइड, प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच ऑफ फॉरेन बैंक। यहां पे फॉरेन का बैंक है, तो हमारे देश के नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड। थर्ड, सैलरीज टू इंडियन, इंडियंस ने अर्न की है ये सैलरी। रेजिडेंट्स वर्किंग इन चाइनीज एम्बेसी इन इंडिया। तो सैलरी अर्न किसने की है वो मैटर करता है, कहां पर की है ये मैटर नहीं करता। तो यहां पर सैलरी इंडियन ने अर्न की है तो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में,
क्योंकि वो नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। थर्ड एग्जाम्पल इन लेफ्ट राइट हैंड साइड, सैलरीज टू पाकिस्तानी रेजिडेंट्स वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया। एक पाकिस्तानी एम्बेसी जो कि इंडिया में है, उसमें काम करने वाले पाकिस्तानी की सैलरी हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी, क्योंकि वो पाकिस्तानी हमारा नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। नेक्स्ट, रेंट पेड बाय यूएसए एम्बेसी इन इंडिया टू एन इंडियन रेजिडेंट। यहां पर यूएसए एम्बेसी ने किसको पेमेंट की है? इंडियन को पेमेंट की है। यहां पर जो इनकम जनरेट हुई है या इनकम अर्न की है, वो इंडियन ने अर्न की है, जो कि एक नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया है। तो ये इनकम भारत की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। रेंट पेड बाय इंडियन एम्बेसी इन सिंगापुर टू रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर। सिंगापुर में इंडियन एम्बेसी ने जो किराया दिया है वो रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर को दिया है, एक सिंगापुर का जो रेजिडेंट है उसको दिया है। तो रेजिडेंट ऑफ सिंगापुर जो है वो हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, तो ये हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड बाय एन इंडियन फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन थाईलैंड। रेंट मिला किसको है? ये इनकम अर्न किसने की है? इंडियन ने की है। कहां से की है? डजेंट मैटर, देयरफॉर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। रेंट रिसीव्ड बाय अ फॉरेनर फ्रॉम हिज बिल्डिंग इन इंडिया। यहां पर किसने इनकम जनरेट की है? फॉरेनर ने। कहां पे की है? डजेंट मैटर। और फॉरेनर हमारा सामान्य नागरिक नहीं है, देयरफॉर दिस रेंट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। तो नेशनल इनकम के लिए हमें फोकस करना है किसने इनकम जनरेट की, कहां इनकम जनरेट हुई, डजंट मैटर। नाउ द टाइम इज फॉर recapitulation. First question, national income is the sum of factor incomes occurring to nationals, economic territory, residents, both residents and non-residents. National income is that income which is earned by the normal residents of a country. Therefore, option C is correct. Second question, will the following be included in the domestic product or income of India? Give reason for your answer. सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस के ऑप्शन बिल्कुल सेम है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि वो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे, और थर्ड क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो मैं यहां पे सबसे पहले यह चीज क्लियर करना चाहूंगा कि ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो इनकम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हो वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड हो, या फिर जो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड ना हो वो नेशनल इनकम में भी इंक्लूड ना हो। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है,
डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम बिल्कुल अलग अलग कंसेप्ट है। डोमेस्टिक इनकम में हमें फोकस इनके ऊपर करना है, मींस इनकम जनरेट कहां पर हुई है, और नेशनल इनकम के लिए हमें फोकस करना है बाय के ऊपर कि इनकम जनरेट किसने की है। होप यू हैव अंडरस्टैंड these concepts. Let's answer these options. First, A option of question. Second, profits earned by foreign company in India. यहां पर हमें डोमेस्टिक इनकम के बारे में बताना है, तो हमें फोकस किसके ऊपर करना है? इनके ऊपर। कहां के ऊपर? कहां पर जनरेट हुई? इन इंडिया, जो कि मैंने अंडरलाइन भी किया है। तो इनकम जनरेट हुई इंडिया में, तो इंक्लूड होगी हमारी डोमेस्टिक इनकम में। रीजन सिर्फ आपको ये लिखना है, जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सेकंड, सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया। यहां पे रशियन एम्बेसी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, देयरफॉर नॉट इंक्लूडेड। रीजन, नॉट जनरेटेड इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। थर्ड, सैलरीज ऑफ रशियन वर्किंग इन द इंडियन एम्बेसी इन रशिया। इंडियन एम्बेसी चाहे किसी भी देश में हो, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट रहेगी, therefore yes included. Reason, generated in domestic territory of India. Last, D, profits earned by a branch of SBI in Japan. कहां पर इनकम जनरेट हुई? इन जापान, therefore not included. Reason, not generated in domestic territory of India. Question number 3, same options, but in this question we have to tell about these options are included in national income or not. इस क्वेश्चन में हमें नेशनल इनकम में इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे उसके बारे में बताना है। ऑप्शंस बिल्कुल सेम है। फर्स्ट, ए ऑप्शन, प्रॉफिट अर्न्ड बाय फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। यहां पर हमें फोकस किसके ऊपर करना? बाय के ऊपर करना, किसने जनरेट की इसके ऊपर करना है, तो नॉट इंक्लूडेड। रीजन, नॉट जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। बी, सैलरीज ऑफ इंडियंस, इंडियंस की सैलरी है, इंडियंस ने जनरेट की है, यस इंक्लूडेड। रीजन, जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सैलरीज ऑफ रशियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया, किसने जनरेट की? रशियन ने जनरेट की है, therefore not included. Reason, not generated by normal resident of India. Last, profits earned by a branch of SBI in Japan. किसने जनरेट की है इनकम, इसके ऊपर फोकस है हमारा, तो एक इंडियन बैंक ने जनरेट की है, तो यस इंक्लूडेड। रीजन, जनरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। होप you have understand the concept of domestic territory, normal resident of India, domestic income and national income. Thanks.